प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो प्यारे साथियों, यह जो वीडियो है आपकी परीक्षा यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें संविधान पूछा जाता है या राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनमें से आपको इस वीडियो से में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और प्यारे साथियों, एक और निवेदन है कि आप सभी जो पॉलिटी के 14 पार्ट बन चुके हैं उन 14 पार्टों को जरूर देखें, वह भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वे पार्ट देखने से आपको एक सीरीज मिलेगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, तो आपको एक समझ विकसित होगी आपकी। तो प्यारे साथियों, यह जो सीरीज है लगातार चल रही है और इसमें हम बहुत अधिक प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे आपका जो नॉलेज है वह भी बढ़ेगा और आप प्रश्नों को टेस्ट की तरह लगाएंगे तो आपका जो समय है, समय की भी बचत आपको पता चलेगी और आपकी समझ भी विकसित होगी। तो प्यारे साथियों, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को कितने समूहों में बांटा गया है? तो प्यारे साथियों, जो हमारा भाग 4 है संविधान का, उस भाग 4 में वर्णन किया है किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो दोस्तों, हमें यह बताना है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको कितने समूहों में बांटा गया है। 4 समूह, 5 समूह, 6 समूह या 3 समूह? तो सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिले, 2 प्रश्नों का जवाब मिलेगा कि एक तो यह मिला कि भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, दूसरा मिलेगा कि भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको कितने समूह में बांटा गया है, इसका भी आंसर मिलेगा आपको। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, कितने समूहों में बांटा गया है। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको हमने कितने समूहों में बांटा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 5 समूह। कितने समूहों में बांटा है? 5 समूहों में हमने बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, इसमें एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, यह कथन किसका है? तो प्यारे साथियों, हमें यह बताना है कि यह कथन किसने कहा है कि जो भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और यह एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, इसमें जो है एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो यह कथन किसका है? डॉक्टर VR अम्बेडकर, एन गोपालाचारी, DP खेतान या जवाहरलाल नेहरू? तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जो नीति निर्देशक तत्व हैं भारतीय संविधान में वह एक उसको अनोखी विशेषता और एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, इसमें यह कथन किसके द्वारा उद्गृत है? तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप YouTube पर स्टडी कर पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और एक महत्वपूर्ण सूचना और कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस प्रश्न क्रमांक 2 का जो सही जवाब होगा वह होगा BR अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता बताया तथा इन नीति निर्देशक तत्वों को एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भी
बताया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श हैं। क्वेश्चन 3 है आपके सामने, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किन लक्षणों को रखा गया है। प्यारे साथियों, हमें बताना है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत किन लक्षणों को रखा गया है। आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक और न्यायिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा कि जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किन लक्षणों को रखा गया है। आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक और न्यायिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। क्या होगा इसका सही जवाब आपको देना है। तो दीजिएगा क्वेश्चन 3 का सही जवाब। प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन 3 है उसको थोड़ा सा हम सुधार करते हैं। लक्षण की जगह अगर हम लक्ष्य कर लें तो ज़्यादा सही होगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, हो जाता है थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किन लक्ष्यों को रखा गया है यह बताना है। तो क्वेश्चन 3 का जो सही जवाब होगा वह होगा आर्थिक और सामाजिक। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके जो लक्ष्य हैं वह लक्ष्य क्या है, आर्थिक और सामाजिक न्याय करना। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर है। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, किस अनुच्छेद में वर्णन है। इस बात का किस अनुच्छेद में वर्णन है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यह किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 39 खा, अनुच्छेद 39 गा या अनुच्छेद 39 घा। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन 4 का सही आंसर कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, इस बात का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दीजिएगा इसका सही जवाब, कमेंट करिएगा इसका सही जवाब कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, या किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 39 खा, अनुच्छेद 39 गा या अनुच्छेद 39 घा। तो प्यारे साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा अनुच्छेद 39 घा। अनुच्छेद 39 घा में समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन किया गया है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको अगर कार्य समान किया जाता है तो उसको वेतन भी समान मिलेगी। इस बात का वर्णन अनुच्छेद के 39 घा में किया गया है। क्वेश्चन 5 है आपकी स्क्रीन पर। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं इसका उद्देश्य बताना है कि क्या है इन नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य। सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा की स्थापना करना, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की स्थापना करना, या सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है भाग 4 में, तो उसका उद्देश्य क्या है। सामाजिक, आर्थिक और गौरवशाली परंपरा की स्थापना करना, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की स्थापना करना, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, सभी को पता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। अर्थात ऐसे राज्य की स्थापना करना है जो लोगों के हित के लिए कार्य करे, जो सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्रात्मक रूप से कार्य करे। क्वेश्चन 6 है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? के.टी. शाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन 6 का सही जवाब आपको बताना है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? के.टी. शाह का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है या भीमराव अंबेडकर का है। तो क्वेश्चन 6 का सही जवाब कमेंट में बताइएगा। और प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। और आज जो एक प्रश्न पूछा जाएगा अंत में, जब हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस क्वेश्चन को भी सुनना है। और आज का होमवर्क भी दिया जाएगा, तो होमवर्क को भी सुनना है कि होमवर्क में क्या करना है आपको। तो प्यारे साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन है के.टी. शाह का। के.टी. शाह ने यह कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा? तो राज्य के लिए कृषि और पशुपालन के आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, यह वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 49। तो प्यारे साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब? किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन 7 का सही जवाब दीजिएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? किस अनुच्छेद में जो राज्य को यह कहा गया है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा? तो क्वेश्चन 7 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में इस बात का वर्णन किया गया है कि जो एक राज्य है वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? किस अनुच्छेद के अनुसार जो राज्य है वह ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 40? तो दोस्तों, दीजिएगा इसका सही जवाब, कमेंट करिएगा। आपका एक लाइक भी हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमें और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए आप सभी लोग लाइक का बटन जरूर दबाएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जरूर करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वह होगा अनुच्छेद, क्वेश्चन 8 का जो सही जवाब होगा वह होगा अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 के अनुसार जो राज्य है वह ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर है। संविधान के 44वें अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो प्यारे साथियों, हमें बताना है कि जो संविधान का 44वां अनुच्छेद है उसमें किस बात का वर्णन किया गया है? धन का समान वितरण, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का या सभी का? तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर। संविधान का जो 44वां अनुच्छेद है उस 44वें अनुच्छेद में किस बात का वर्णन किया गया है? धन का समान वितरण, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का या सभी का? तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब कि 44वां जो हमारा अनुच्छेद है उस 44वें अनुच्छेद में किस बात का वर्णन किया गया है? धन का समान वितरण का, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का या सभी का? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा नागरिकों के लिए
एक समान सिविल संहिता का, जो भी नागरिक हैं उनके लिए एक समान सिविल संहिता होगी। क्वेश्चन 10 है, संविधान में किस समिति के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो हमें बताना है कि वह कौन सी समिति थी जिसने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, संचालन समिति, संघ शक्ति समिति या प्रारूप समिति? तो किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है, यह बताएं सभी लोग कि जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, उन मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा पर हमने संविधान में ऐड किया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, संचालन समिति, संघ शक्ति समिति या प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अनुसार जोड़ा गया था, या मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ने का काम है वह किसके द्वारा किया गया था, इसको बताएं। इसका कमेंट करें सभी लोग जवाब दें। और स्टडी कर जो आपके लिए लाया है, जो हम आगे जाकर के और अच्छे कार्य करने वाले हैं, आप सभी के लिए बहुत अच्छी सीरीज लाएंगे, लाइव भी आएंगे सभी लोग। तो संविधान के किस समिति के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति बनी थी उसके अनुसार मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस भाग में? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अधिक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका वर्णन किस भाग में है भारतीय संविधान में। तो भाग 4, भाग 4 का, या भाग 4 खा, या भाग 5? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस भाग में है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा और सभी को पता होना चाहिए यह है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया है। भाग 4, भाग 4 खा, भाग 4 गा, भाग 4, भाग 4 खा, गा और भाग 5। तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा भाग 4 खा में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है उसका जो मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है वह भाग 4 का में किया गया है। क्वेश्चन 12 है, मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51 का या अनुच्छेद 51 खा? तो दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, इस बात को भी आपको बताना है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको हमने किस अनुच्छेद के तहत रखा है। आप सभी को पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन के में ही मौलिक कर्तव्यों को हमने संविधान में जोड़ा था। और इन मौलिक कर्तव्यों को हमने कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। और इसका जो वर्णन है वह भाग 4 का में है और इसका जो अनुच्छेद है वह है 51 का। तो एक भाग के अंतर्गत कई अनुच्छेद हो सकते हैं, तो उस किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? 51 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इस बात को डिस्कस किया है कि संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में हुआ था क्या? संविधान का 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था? मूल अधिकार जोड़े गए थे, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो इसके अनुसार जो हमने किन्हें जोड़ा था? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य को। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पर है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो हमें बताना है कि हमारे भारतीय संविधान में
मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो बताएं सभी लोग, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 6? तो हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, उन मौलिक कर्तव्यों में उनकी संख्या कितनी है, यह बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। इसका सही जवाब दीजिएगा। सभी को पता है इसका सही जवाब कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 11 है। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वें मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा। तो यह कर्तव्य है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना जरूरी है, यह हमारा कर्तव्य है। तो इसे हमने 86 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के अनुसार पहला मौलिक कर्तव्य है। तो प्यारे साथियों, हमें बताना है कि जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से पहला मौलिक कर्तव्य क्या है। जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो उन मौलिक कर्तव्यों में जो पहला मौलिक कर्तव्य है वह क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यह संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्था और राष्ट्र ध्वज के और राष्ट्रगान का आदर करें, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दीजिएगा इसका सही जवाब, कमेंट करिएगा क्या होगा इसका सही जवाब कि संविधान में जो वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं उनके अनुसार जो पहला कर्तव्य है वह क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, या संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्था और राष्ट्र ध्वज की और राष्ट्रगान का आदर करना, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, हम सभी को पता है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से जो पहला मौलिक कर्तव्य है वह है, जो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारतीय संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो हमारा प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, अर्थात संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करे, उसके आदर्शों, जो उसके आदर्श हैं भारतीय संविधान के, उसकी जो संस्थाएं हैं और राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करें। क्वेश्चन 16 है आपकी स्क्रीन पर, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किसे संविधान में जोड़ा गया? तो हमें बताना है कि जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें हमने किसको जोड़ा? तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि किसको हमने जोड़ा था। संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, तो इस 42वें संविधान संशोधन में हमने किसको जोड़ा था भारतीय संविधान में? तो दोस्तों, संघीय कार्यपालिका को जोड़ा, मौलिक अधिकार को जोड़ा, या नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा, या मूल कर्तव्य को जोड़ा। तो क्वेश्चन 16 जो है उसका सही जवाब क्या होगा यह सबको पता है। तो क्वेश्चन 16 जो है उसका जो सही जवाब होगा वह होगा मूल कर्तव्य। तो हमने भारतीय संविधान जो 1976 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, जो 42वां संविधान संशोधन है, तो उसमें हमने क्या जोड़ा? मूल कर्तव्य को जोड़ा था। क्वेश्चन 17 है, हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? अभिभावक अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाए, अभिभावक अपने बच्चों को काम करना सिखाए, या अभिभावक अपने बच्चों को सम्मान करना सिखाए, या सभी। तो क्वेश्चन 17 का सही जवाब आपको देना है क्या होगा? क्वेश्चन 17 का सही जवाब क्या होगा कि हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह हमने 86वें संविधान संशोधन में इसको हमने ऐड किया था। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें हमने 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था। तो वह बताएं कि वह
कौन सा है हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य? हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? जल्दी से बताएं इसका सही जवाब। अभिभावक अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे, या अभिभावक अपने बच्चों को काम करना सिखाए, अभिभावक अपने बच्चों को सम्मान करना सिखाए, या सभी? तो इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो हम सभी को पता है कि हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह है अभिभावक अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो नीति निर्देशक तत्व थे उनका उद्देश्य क्या था? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक क्रांति की स्थापना करना, या न्याय की स्थापना करना? तो प्यारे साथियों, क्या होगा इसका जो क्वेश्चन 18 है उसमें डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक क्रांति की स्थापना करना, या न्याय की स्थापना करना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है ग्रेनिवेल ऑस्टिल। ग्रेनिवेल ऑस्टिल के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य था। जो ग्रेनिवेल ऑस्टिल हैं उनके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या था? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, या सामाजिक क्रांति, या न्याय की स्थापना? प्यारे साथियों, इसका सही जवाब आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? कि ग्रेनिवेल ऑस्टिल के अनुसार जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य क्या था? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या सामाजिक क्रांति की स्थापना करना, या न्याय की स्थापना करना? तो प्यारे दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति की बात की है ग्रेनिवेल ऑस्टिल ने। ग्रेनिवेल ऑस्टिल के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य था वह सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा? तो राज्य को राष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तु हैं उनका संरक्षण करने के लिए किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है कि राज्य इनका संरक्षण करेगा? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 59? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करिएगा। इसका सही जवाब किस अनुच्छेद में राज्य के लिए यह कर्तव्य बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होंगे, जो स्थान होंगे और जो वस्तुएं होंगी उनका संरक्षण करना यह राज्य का दायित्व होगा? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा देना है आपको कमेंट बॉक्स में। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो सही जवाब होगा वह होगा अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में राज्य को यह कहा गया है, इस बात का वर्णन है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होंगे, जो स्थान होंगे, जो वस्तु होंगी उनका आपको संरक्षण करना है। तो प्यारे साथियों, आज का प्रश्न सुन लें। क्या है प्रश्न? कि हमें बताना है कमेंट बॉक्स में जब वीडियो खत्म हो जाए कि हमारा जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? आज का जो प्रश्न है वह है 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? अब आप होमवर्क लिख लें। होमवर्क होगा आज आपको जितने भी हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उन सबको पढ़ना है, उन सबको सीखना है, उनको याद करना है। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक YouTube चैनल स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, फेसबुक पर फॉलो करें और ट्विटर पर भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। वीडियो को करें लाइक और आज के प्रश्न का जवाब जरूर देना है। मैं हर किसी का जवाब जरूर देखता हूं। तो प्यारे साथियों,
चलते हैं, लेते हैं विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।